हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज के इस टॉपिक में हम लोग दो संघ पढ़ेंगे। पहला आर्थ्रोपोडा और दूसरा संघ हम लोग पढ़ेंगे इकानोडर्मेटा। आर्थ्रोपोडा और इकानोडर्मेटा, इन दो संघों के बारे में आज हम लोगों को डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैं कल आपको लास्ट में एक संघ बताया था, इसके पहले वाली क्लास में मोलस्का के बारे में, और मैंने ये बताया था कि मोलस्का जो है जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो आज हम लोग बात करते हैं जंतु जगत के सबसे बड़े संघ की। तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है, आप लोगों को आइडिया है, सभी लोगों को पता है कि जंतु जगत का जो दूसरा सबसे बड़ा संघ है वो कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। कौन सा संघ है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आने वाले जितने जीव हैं वो सभी जीवों का लगभग 3/4 3/4 मीन्स अबाउट 75% से अधिक सभी जंतुओं का 75% से अधिक जंतु जो हैं, जितने भी हमारे ब्रह्मांड में एनिमल हैं, उन सभी जंतुओं का 75% जंतु केवल एक ही संघ में आते हैं। और किस में आते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा में। इसलिए यह पादप जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। दूसरी बात हम लोग करते हैं कि आर्थ्रोपोडा इसका नाम क्यों पड़ा। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़दार, जोड़ का मतलब ज्वाइंटेड, और पोडा का मतलब होता है पैर। तो इस संघ के अंतर्गत, संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में क्या होगा? टांगे जो होंगी, टांगे या जिसको हम लेग्स कहते हैं, वो जोरदार होती हैं, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आर्थ्रोपोडा में कुल कितने प्रजातियों को खोजा गया? तो आपको पता है सबसे बड़ा संघ है, तो इसमें 8,50,000 8,50,000 प्रजातियों को खोजा गया है। आर्थ्रोपोडा में 8,50,000 प्रजातियों को खोजा गया है। दूसरा, अगर हम इनके लक्षण की बात करें कि इनका कैरेक्टर क्या होता है, और आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर पूछा जाता है, एक तो इनका जो शरीर है और ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है, त्रिस्तरीय। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का शरीर क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय, ट्रिप्टोब्लास्टिक। इनका जो संघ शरीर है वो त्रिस्तरीय, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित होता है। बाइसिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनका शरीर कैसा होता है, तो त्रिस्तरीय और द्विपार्श्व सममित होता है। अब इनके अगर हम बाहरी आवरण का बात करें, बाह्य कंकाल पाया जाता है, और बाह्य कंकाल क्यूटिकल का बना होता है। बाह्य कंकाल क्यूटिकल का बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो बाह्य कंकाल जो है वो क्यूटिकल की बनी होती है। अगली बात हम लोग करते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं का जो शरीर होता है, सिर जिसको हम हेड कहते हैं, सिर, हेड, नेक, सिर, नेक, NECK, नेक, एंड एब्डोमेन। तो इनका शरीर, सिर वक्ष, सॉरी यहाँ पे थोरेक्स होगा, थोरेक्स, सिर, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। सिर,
वक्ष एवं उदर, सिर वक्ष और उदर में बंटा होता है। इनका शरीर सिर वक्ष और उदर में बंटा होता है। नेक्स्ट लिखेंगे सिर वक्ष से गर्दन द्वारा, छोटी सी गर्दन पाई जाती है, उसके द्वारा जुड़ी हुई होती है। जो इनका थोरेक्स होता है वो 3 भागों में बंटा होता है। थोरेक्स के 3 भाग होते हैं, प्रोथोरेक्स, 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 मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और तीसरा जो है मेटाथोरेक्स। तो इनका जो शरीर का थोरेक्स है वो 3 भागों में बटा होता है। और एब्डोमेन की अगर हम बात करें तो वो एब्डोमेन अलग अलग कीटों में अलग अलग उसका भागों में पाया जाता है। तो प्रायः जो है एब्डोमेन 11 खंडों का होता है। प्रायः 11 सेगमेंट्स पाए जाते हैं एब्डोमेन में, मतलब उदर में। सिर 6 खंडों का होता है, थोरेक्स 3 खंडों का होता है और एब्डोमेन 11 खंडों का बना होता है। ये इनके शरीर की बात हो गई। अगर हम लोग उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन के लिए इनमें जो हमारे आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं, मैल पीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उत्सर्जन के लिए मैल पीघी नलिकाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? मैल पीघी नलिकाओं द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्सर्जन किसके द्वारा होगा, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? आर्थ्रोपोडा के सभी जंतुओं में तो मैल पीघी नलिका होती है। मैल पीघी नलिकाओं द्वारा, मैलपीजियन ट्यूब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मैल पीघी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। मैल पीघी नलिकाओं की खोज मैल पीघी ने किया था, उन्हीं के नाम पे मैल पीघी नलिका रखा हुआ है इसका नाम। ये जो है मैल पीघी नलिका जो है, जो कीटों का आहार नाल होता है, आहार नाल का मध्यांत्र, मिडगट जिसको कहते हैं, मध्यांत्र में पाया जाता है। पीले कलर की होती हैं। अगली बात हम लोग करते हैं उत्सर्जन के बाद रक्त परिसंचरण तंत्र की। इस संघ के सभी जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और वो किस प्रकार का होता है? खुले प्रकार का होता है। तो मीन्स ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फाउंड इन ऑल एनिमल विच कम्स अंडर आर्थ्रोपोडा संघ। नेक्स्ट बात हम फाइलम में करते हैं किसकी? फाइलम के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन प्रकार का होता है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं श्वसन की। श्वसन तंत्र भी पाया जाता है। श्वसन जो एक्चुअली जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं वो जल में भी होते हैं और थल पर भी होते हैं और वायु में भी उड़ते रहते हैं। तो मतलब तीनों परिस्थितियों में आर्थ्रोपोडा के जो जंतु हैं वो तीनों परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तीनों परिस्थितियों में मतलब थल में, जल में और वायु में। तो थल और वायु के जो जंतु होते हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले, वो ट्रैकिया द्वारा या बुकलंग्स के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, ट्रैकिया या बुकलंग्स द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन जो जल में पाए जाते हैं वो गिल्स के द्वारा करते हैं। जल के जो जंतु होते हैं, जल में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, वो ट्रैकिया द्वारा गिल्स द्वारा श्वसन करते हैं, गिल्स द्वारा। अब हम लोग जनन की बात करें तो जनन तंत्र भी पूर्व विकसित होता है। इसके साथ साथ में तंत्रिका तंत्र भी विकसित होता है। जनन तंत्र के हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो नर जननांग अलग जंतु पर और मादा जननांग अलग जंतु पर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस संघ के जो जंतु होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। इन दोनों संघों के जंतु जो हैं एक लिंगी होते हैं। इसके पहले हमने कल एनिलिडा और मोलस्का के बारे में बताया था। तो मोलस्का के जंतु भी एक लिंगी होते हैं, एनिलिडा के जंतु एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। तो
मैल पिघी नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन, ट्रैकिया द्वारा और गिल्स द्वारा श्वसन होता है। जो जलीय होते हैं उनमें गिल्स द्वारा श्वसन होता है, और जो स्थलीय होते हैं उनमें और वायवीय होते हैं उनमें गिल्स द्वारा या ट्रैकिया द्वारा या बुकलंग्स द्वारा श्वसन होता है। जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। जनन में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस मीन्स पूर्ण कायांतरण और अपूर्ण दोनों प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। आगे हम जंतु पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि किसमें पूर्ण कायांतरण होता है, किसमें अपूर्ण कायांतरण होता है। आप याद रखेंगे जब निर्मोचन होता है उस समय कायांत्रित होते समय मेटामॉर्फिक, तो इनमें 4 अवस्थाएं होती हैं कायांतरण की। एक लार्वा निम्फ और एडल्ट। जनरली क्या होता है, जो एग होता लार्वल अवस्था कुछ जंतुओं में नहीं पाई जाती, जिनमें नहीं पाई जाती है उनमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। तो अगली बात हम लोग करते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के अगला लक्षण क्या है। इस संघ के जंतु, जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, इसमें जो सीलोम पाया जाता है वो हीमोसील होती है। तो हीमोसील नामक देह गुहा पाई जाती है। इस संघ के जंतुओं में हीमोसील नामक देह गुहा पाई जाती है। ये हो गया इस संघ के जंतुओं का प्रमुख लक्षण में आप याद रखेंगे जोरदार टांगे पाई जाती हैं। शरीर 3 भागों में हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। जो पैर लगभग जो होते हैं उनके पैर के 5 पार्ट होते हैं। आगे हम इनके लेग्स के पार्ट बताएंगे। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आर्थ्रोपोडा को बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। तो हम सभी वर्गों को न पढ़ते हुए जो हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, जनरली इंसेक्टा और क्रस्टेशिया से पूछे आते हैं, तो हम केवल यहाँ पे 2 संघों को लिए हैं। इन 2 वर्गों को लिए हैं। इसमें ये 2 वर्ग हमारे हैं। इन 2 वर्गों में इंसेक्टा और क्रस्टेशिया से हम बात करेंगे। इंसेक्टा मतलब कीट वर्ग होता है। इंसेक्टा मीन्स कीट वर्ग है जिसमें कीटे आते हैं, सभी प्रकार के कीट। और दूसरा सिल्वर फिश एक असत्य मछली है जो कि इंसेक्टा का है। सिल्वर फिश असत्य मछली है जो कि इंसेक्टा का है। उसके बाद क्रस्टेशिया के अंतर्गत क्रेफिश आता है। क्रस्टेशिया के अंतर्गत क्रेफिश और झींगा मछली आती है। आप इसको याद रखेंगे कि क्रेफिश और झींगा मछली किसमें आती है, क्रस्टेशिया के अंतर्गत आती है। हम आपको बताएं, एक फंडा आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। जे का मतलब हो गया जेलीफिश, सी का मतलब हो गया सिलेंटेटा। स्टाइका का मतलब हो गया स्टारफिश इकानोडर्मेटा। ऐसे ही इसमें क्रेसिया, आप लोगों को देखो मैं फंडा बताता हूँ। क्रेसिया मतलब क्रेफिश, सिल्वर फिश और आर्थ्रोपोडा। ये किस संघ के जंतु हैं? ये जो हैं आर्थ्रोपोडा के हैं। क्रेफिश, सिल्वर फिश किसका हो गया? आर्थ्रोपोडा का हो गया। ऐसे ही स्टाइका है। तो हम आपको एक एक फंडे बताते रहेंगे। अब जो हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है वो समाप्त होता है। इसमें जो क्वेश्चन याद रखने वाले हैं कि इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, और खुला रक्त परिसंचय तंत्र। देखिए रक्त परिसंचय तंत्र खुला और बंद 2 प्रकार का होता है। इसका मतलब ये है कि खुले रक्त परिसंचय तंत्र का मतलब है कि जब रक्त में सारे जो अंग हैं शरीर के आंतरिक अंग, वो जब रक्त में डूबे रहते हैं और वहाँ पे अपना श्वसन की क्रिया करते रहते हैं, इस तरह के रक्त परिसंचय तंत्र को हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और जब रक्त शिराओं और धमनियों में बहता है, तो इस प्रकार के रक्त परिसंचय तंत्र को हम बंद प्रकार का रक्त परिसंचय तंत्र कहते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इकानोडर्मेटा का, इकानोडर्मेटा जंतु जगत का सबसे छोटा संघ है। अब आपको क्या हुआ, यहाँ पे ये सबसे बड़ा संघ हो गया और ये सबसे छोटा संघ हो गया। इकानोडर्मेटा में अभी तक लगभग
26,000 प्रजातियों को खोजा गया, 2600 सॉरी 2600 प्रजातियों को खोजा गया है। इकानोडर्मेटा में अभी तक लगभग 2600 प्रजातियों को खोजा गया है। मिनिमम हमने क्या बताया था, 10,000 प्रजातियाँ आर्थ्रोपोडा में मैंने बताया था, तो अभी 2600 आ गई। 2600 प्रजातियाँ इकानोडर्मेटा में खोजा गया है, जिसमें से 20,000 मतलब 2000 प्रजातियाँ क्या हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। मतलब 600 प्रजातियाँ अभी विद्यमान हैं। 2600 में से 2000 प्रजातियाँ क्या हो गई, विलुप्त हो गई हैं, और 600 प्रजातियाँ अभी विद्यमान हैं। दूसरी बात क्वेश्चन पूछा आता है कि इकानोडर्मेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो जैकब क्लीन ने दिया हुआ है। याद रखिएगा, इकानोडर्मेटा शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैकब क्लीन। जैकब क्लीन ने इकानोडर्मेटा शब्द दिए। एक दूसरे, अगर हम लोग इनके लक्षण की बात करें तो लक्षण में बहुत शार्ट में हम इनके लक्षण को देखेंगे, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर इसमें नहीं पाए जाते हैं। एक तो इस पहला लक्षण क्या है, इस संघ के जंतुओं में सिर, स्पष्ट मस्तिष्क और हृदय का अभाव होता है। सिर, स्पष्ट मस्तिष्क और हृदय का अभाव होता है। जननांग की बात अगर हम लोग करें तो जननांग पूर्ण विकसित होता है। उत्सर्जन जैसे हमने बताया कि इसमें मैल पिगी नलिकाओं द्वारा होता है, लेकिन इस संघ के जंतुओं में, इकानोडर्मेटा संघ के जंतुओं में उत्सर्जन अमीबोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके द्वारा उत्सर्जन की क्रिया इनमें होता है। प्रचलन के लिए नाल पाद पाया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संघ के जंतुओं में प्रचलन के लिए नाल पाद पाया जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि नाल पाद किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है। इनका अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 इनका अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उसके बाद इस संघ के जो हमारा मोलस्का है, मोलस्का संघ के जंतुओं का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इस संघ के जंतुओं के अंतःकंकाल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग इसमें नहीं होता, अमीबोसाइट्स नामक कोशिकाएं होती हैं, उसके द्वारा इस संघ के जंतुओं में उत्सर्जन होता रहता है। इस संघ के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कंपटीशन में आया हुआ है कि किस संघ के जंतु प्रायः समुद्री होते हैं। तो इकानोडर्मेटा संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जनरली कंपटीशन में आता है कि किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। देखिए, इसके पहले जो हमने आपको बताया है कि जो जलीय जंतु होते हैं वो जरूरी नहीं है कि समुद्री ही हों। बहुत सारे जलीय जंतु समुद्र में ना पाकर स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। तो जो जलीय होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो समुद्री ही होंगे, जल फ्रेश वाटर भी होता है और ओशन वाटर भी होता है। तो लेकिन इकानोडर्मेटा के सभी जंतु जो है वो समुद्री होते हैं। अब इकानोडर्मेटा का मतलब होता है, इनका जो शरीर होता है, शरीर पे पतली पतली कांटेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछाता है कांटेनुमा, इकानो का मतलब होता है कांटेदार, डर्मेटा का मतलब होता है त्वचा, कांटेदार त्वचा। तो कांटेदार त्वचा किस में पाई जाएंगी, इकानोडर्मेटा पे पाई जाती, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका बाह्य आवरण कांटेदार सूख से बना होता है। इसके अंतर 5 वर्ग आते हैं, लेकिन हम उनको पांचों वर्ग को आज नहीं बताए हैं। इसमें केवल 2 वर्ग इंपॉर्टेंट लगा हमें, और जो दोनों वर्ग हैं कौन कौन से हैं, हालोथुराइडिया जिसके अंतर्गत समुद्री खीरा आता है, सी एनिमोन समुद्री खीरा जिसके अंतर्गत आता है, और दूसरा स्टेराइडिया। स्टेराइडिया आपको मालूम है तारा मछली स्टार के समान दिखती है, 5 भुजाएं होती हैं इसकी, एक लिंगी है। हमने बताया ना इस संघ के सभी जंतु एक लिंगी होते हैं। संघ इकानोडर्मेटा के सभी जंतु क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, लैंगिक जनन होता है। तो स्टेराइडिया
तारा मछली और समुद्री आर्चिन, ये दो जंतु आते हैं। स्टार फिश भी कहा जाता है तारा मछली को, स्टार फिश या तारा मछली। समुद्री आर्चिन भी इसके अंतर्गत आता है। और नोट करके आप लिख लेंगे, समुद्री आर्चिन को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। समुद्री आर्चिन को अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाप्त हुआ। इसके पहले जो जितने भी संघ हैं आप लोग सभी लोग पढ़ लेंगे और क्रमशः पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में धन्यवाद।